वालेकुम। आप तमाम का खैर मुक़द्दम है इस एक्सटेंसिव लेक्चर में। पिछली दफ़ा लिमिट रहने की वजह से चंद लोग इसमें शरीक नहीं हो पाए थे, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल सेशन रखा गया है। यहाँ पर आपको तमाम सोसाइटीज़ के बारे में और किस तरीके से तैयारी करनी है, ऑफलाइन कोचिंग का क्या तरीका रहेगा, ऑनलाइन का क्या रहेगा, और सेल्फ स्टडी करना हो तो कैसे करना होगा, सारे हर किस्म के डाउट की यहाँ पर जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आप लोग इससे मुस्तशरफ भी होंगे। तो देखिए 5 किस्म की सोसाइटीज़ है, जिसमें सबसे कदीम जो है, सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी, उसका नाम है सोशल वेलफेयर स्कूल। और उसके बाद बीसी वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, जनरल सोसाइटीज़ भी है जिसे TSREIS कहा जाता है। इसके स्कूल बहुत कम है। और एक नई जो सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी का नाम बदला गया सिर्फ, जिसे हम टिमरीज कहते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ टिमरीज को जानते हैं, बाकी 4 सोसाइटीज को नहीं जानते। तो दरअसल ये 5 की 5 सोसाइटीज एक जैसे है, लेकिन इन लोगों का दाखिले का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। यानी टिमरीज में मुस्लिम तलबा 75% रहेंगे, सोशल वेलफेयर में SC, और उसी तरीके से ट्राइबल वेलफेयर में ST, और BC वेलफेयर में BC 75% रहेंगे इसमें, और बाकी 25% में तमाम शामिल है, SC ST BC वगैरह भी। तो देखिए यहाँ पर जो अलामिया मौजूद है, अभी जो आया है नोटिफिकेशन, इससे पहले 2017 और 18 में भी आया था। तो 2017 का पहला नोटिफिकेशन था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त 2 पेपर हुआ करते थे, एक मेन और एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिस तरह से ग्रुप्स के लिए हुआ करता है वैसे। तो उस वक्त पेपर 1 जो अब मौजूद है, यानी जिसमें जनरल नॉलेज है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश का जो पेपर 1 है, वो जब क्लीन था, वो क्वालिफाई होने के बाद ही मेंस पेपर 2 पेपर 3 के लिए एलिजिबिलिटी थी। लेकिन 2018 का जब नोटिफिकेशन आया, तो पहले तो TSPSC कंडक्ट करती थी एग्जाम्स को सारे। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में ट्राइब तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड बोल के एक नया बोर्ड बनाए, जो तमाम अकामती मदारिस के जितनी तकरार होंगी अब ये बोर्ड करेगा। तो ये बोर्ड 2018 में कंडक्ट हो चुका है। अब फिर 2023 में एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें DL है, TGT, JL, TGT, PGT, लाइब्रेरियन, PET और PD, ये सारे किस्म के पोस्ट है। क्राफ्ट टीचर्स भी है। तो देखिए असल मसला ये है कि इस इम्तिहान में कामयाबी बिल्कुल आसान, इसमें जॉब लाने और ना लाने के बीच में सिर्फ हमारी मेहनत है। यानी अगर जब सही मेहनत करेंगे, सही सिमत में करेंगे, सही मवाद के साथ करेंगे, तो कामयाबी यकीनी है। और एक चीज़ ये है, इसमें 9000 से ज़्यादा वैकेंसी से जुमला मिला दी जाए तो 12000 तकरीबन वैकेंसी है। ये 12000 वैकेंसी जो है जोनल वाइज है और थोड़ी मल्टी जोनल है। जैसे TGT है, ये जोनल पोस्ट है, यानी एक जोन बना दिया गया 3-4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर, और 7 जोन से इस तरीके से तेलंगाना में पूरे, और 4 जोन को एक जोन बनाया गया मल्टी जोन 1, और 3 जोन को मिलाकर एक बनाया गया मल्टी जोन 2। तो हैदराबाद वगैरह जो है मल्टी जोन 2 है। यहाँ पर मल्टी जोन 1 में आदिलाबाद, मंचिरियाल वगैरह, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, मेदक वगैरह ये जोन 1 में है। तो मल्टी जोन के लिए PGT और JL, DL और फिजिकल डायरेक्टर की पोस्ट रहेंगे, और TGT, क्राफ्ट टीचर वगैरह ये जोनल पोस्ट है। ये तो हो गया पोस्टों के ताल्लुक से। अब ये जो सारी पोस्टें हैं, इसके लिए हर मीडियम के लोग एलिजिबल हैं। अब आप भले उर्दू मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से या तेलुगु मीडियम से, इस इम्तिहान में कोई मीडियम की कंडीशन या शर्त नहीं है। बस जो पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन अगरचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब मिसाल के तौर पर अगरचे आप TGT उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु या हिंदी लिखना चाह रहे, तो ऐसी सूरत में आपको BEd या UPT या TPT करना होगा, और साथ ही टेट या CTET का पेपर 2 पास होना होगा। मार्क्स से कोई कंसर्न नहीं है यहाँ। अगर CTET है तो अगरचे आप OBC है, OBC यानी BC नहीं शामिल होते इसमें, BC OBC भी नहीं आते। OBC के लिए 83 मार्क्स, और OC के लिए यानी तमाम के तमाम मुस्लिम जो BCE का सर्टिफिकेट रखते हैं, वो सारे के सारे
ऊपर कैटेगरी में आते हैं सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट की जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन है, और बीसी का रिजर्वेशन सिर्फ तेलंगाना का रिजर्वेशन है। तेलंगाना के बाहर किसी भी इम्तिहान के लिए ये कारामद नहीं है। इसीलिए बीसी को 83 मार्क्स लाना होगा, और अगर वही टेट है तो 75 लाना होगा। ये एक अहम दौर था। तो देखिए यहाँ पर या तो आप बीए लिटरेचर होना होगा या एमए लिटरेचर, दोनों में से एक अगर रहेंगे आप। बीएड में वो मेथड भी होना होगा, और टेट या सीटेट पेपर 2 पास होना होगा, ये लैंग्वेजेस के लिए। उसी तरीके से अगर आप पीजीटी या जेएल लिखना चाह रहे हैं लैंग्वेजेस में, तो एमए होना होगा आपको, और बीएड में वो मेथड होना होगा। जेएल के भी लिए यही है, और पीजीटी के लिए भी यही है। अब दूसरे सब्जेक्ट्स जो टीजीटी है, मिसाल के तौर पर टीजीटी फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, बायो साइंस, इन सारों के लिए ग्रेजुएशन में वो जो सब्जेक्ट के लिए एग्जाम लिखना चाह रहे हैं वो 3 साल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बायो साइंस के लिए टीजीटी लिखना चाह रहे हैं तो जो बॉटनी है या zoology ये सब्जेक्ट्स है, ये डिग्री में 3 साल रहना, और टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 पास होना ज़रूरी है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी लिखना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन रहना, और बीएड में वो मेथड भी रहना। मिसाल के तौर पर अगर आप पीजीटी या जेएल सोशल स्टडीज लिखना चाह रहे हैं, सोशल स्टडीज में आप पीजीटी सोशल स्टडीज लिखना चाह रहे हैं, तो कोई भी एमए चलता है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमकॉम वाले भी एलिजिबल है पीजीटी सोशल स्टडीज के लिए, और बीएड में सोशल मेथड रहना। इसी तरीके से अब साइंस के सब्जेक्ट है तो पीजी भी रहना आप केमिस्ट्री या फिजिक्स, डिग्री में बीएड में, और डिग्री में भी फिजिक्स मेथोडोलॉजी या केमिस्ट्री मेथोडोलॉजी रहना होगा। ये तो होगी सारी की सारी बातें इसकी कंडीशंस के ताल्लुक से, यानी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा मसला ये आता कि इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हम में से 100% लोग ये ख्वाहिश है कि जॉब हमें मिलनी चाहिए, लेकिन 100 में से 90% लोग कोचिंग के लिए तैयार नहीं होते। मसला दरअसल यहाँ पर ये है, जब आप कोचिंग जाते हैं तो वो लोग आपको ना सिर्फ बीएड की मेथोडोलॉजी पढ़ाते, बल्कि आपका जो कंटेंट है पेपर 3 का, वो सारा का सारा 5th क्लास से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये सारा का सारा वो लोग बिल्कुल आसानी से रेडीमेड तरीके से आपको बनाकर आपके सामने पेश करते। सिर्फ आपका काम ये रहता वो क्लासेस सुनना और नोट्स पढ़ लेना। तो ये हो गया कोचिंग का मामला। अब अगर से हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी का मसला ये है कि अब हमारा हर एक का म्यार अलग अलग होता है। बाज़ लोग बीएड करके 5 साल हो रहा, कोई 10 साल हो रहा, किताबें बदल गई, हमारी सोच बदल गई, जहन बदल गया। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा कश्मकश करनी पड़ती। तो जब कश्मकश ज़्यादा हो जाती तो कामयाबी का जो तनासुब है वो घट जाता। अब मेरे तजुर्बे के मुताबिक अगर कोई कोचिंग लेता है तो 90% चांसेस है उसके कि जॉब में सेलेक्ट हो जाए, और जो कोचिंग नहीं लेता उसके चांसेस 50-50 हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो मेरा बोलना यहाँ पर ये है कि मैं बारहा इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि तैयारी अच्छी करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है एक चीज़, दूसरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है माशाल्लाह। अब इस दौर में पहले तो नौकरियाँ मिलना मुश्किल है, मौके मिल रहे नहीं, मेरे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है। ग्रुप्स में तो एक पोस्ट के लिए हज़ारों कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर गुरुकुल में एक पोस्ट के लिए 50-60 अलग अलग है। तो बिल्कुल अगर डीएससी भी देखेंगे, अब डीएससी में भी उर्दू मीडियम की अगर हम बात करें या इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 1-2 पोस्ट आते हैं, उसके लिए 100-200 लोग भाग दौड़ करते, तो उससे तो कम कॉम्पिटिशन बिल्कुल नजर आएगा। और एक चीज़ तमाम के तमाम अकामती मदारिस जो है, रेसिडेंशियल स्कूल 500 के 500 सोसाइटीज़ में इंग्लिश मीडियम है, आपको पढ़ाना इंग्लिश में होगा और इम्तिहान की तैयारी भी इंग्लिश में करनी होगी, ताकि आसानी से आप एग्ज़ाम लिख सकें। अब जो सिलेबस है वो सिलेबस तो बिल्कुल आसान है, आपके स्कूल का सिलेबस है, यानी 5th क्लास से 10th क्लास के बाद चैप्टर इंटर के भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्स्ट बुक्स ले लें और तैयारी करें। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में से किसी मजमून में, किसी सब्जेक्ट में 30% है सिर्फ। पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ेंगे तो कामयाबी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब भी तैयारी करनी है, सिलेबस कॉपी लीजिए और उसके हिसाब से टॉपिक्स कहाँ मिल रहे वो पढ़ लीजिए। अब देखिए 3 पेपर है, तफसील से बात करते हैं पेपर्स के बारे में। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। हेलो पेपर हेलो 1 में हेलो 3 हेलो हिस्से हेलो हैं।
पहले हिस्से में जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सोशल स्टडीज़ भी आ जाता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिसीज तेलंगाना वगैरह वगैरह। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, अर्थमेटिक है, और तीसरा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो पहले हिस्से में आप अगर करंट अफेयर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, इंग्लिश या तेलुगु में, उर्दू का नहीं, क्योंकि उर्दू में बहुत पुरानी न्यूज़ खबरें आती हैं, वो भी आधी अधूरी। इंग्लिश अखबार लीजिए या तेलुगु अखबार लीजिए, रोज़ाना पढ़िए, और उसमें जो अहम है, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में कोई न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के मामले में है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसको डेट वाइज नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये हो गया करंट अफेयर। जनरल नॉलेज के लिए देखिए, जनरल नॉलेज ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसके लिए अगर रेडीमेड कोई चीज़ चाह रहे हैं आप बिना कोचिंग के, तो यस एंड यस सीरीज की बुक यूज़ कर सकते हैं। उसमें से आप पढ़ लीजिएगा अहम अहम चीज़ें, अहम अहम डेवलपमेंट्स। तो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर पार्ट 1 के पीछे आप ज़्यादा वक्त सर्व करेंगे तो बकिया 2 से 70 मार्क्स निशाना का नुकसान हो जाएंगे। तो हर एक के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। जनरल पेपर 1 के लिए रोज़ाना पढ़िए, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के लिए आपको रोज़ाना पढ़ना है। तो पेपर 1 के लिए 1 घंटा दीजिए या 2 घंटे। पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पेपर 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट। तो उसके लिए तेलुगु एकेडमी की बुक बेस्ट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स में से बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों को की बनानी होती है और आंसर के लिए एक प्रूफ होना होता है। तो इसके लिए आप पेडागोजी ऑफ तेलुगु एकेडमी यूज़ करिए पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में रह गया था पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, बीएड में हम पढ़ चुके, वो है, और थोड़ा सा अर्थमेटिक है। तो ये अर्थमेटिक के लिए लाजमी बात है, किसी की ज़रूरत पड़ी या आपको जो नॉन मैथमेटिक्स के कैंडिडेट है, या यहाँ पर यूट्यूब का सहारा लिया जा सकता है। और जो तीसरा पार्ट है पेपर 1 में, थर्ड पार्ट जो है इंग्लिश ग्रामर है। इसके लिए इससे पहले भी कह चुका मैं, रनन बुक लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रामर आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगरचे वो बुक आपको मुश्किल लग रही है तो ऐसी सूरत में फर्स्ट टू 10th क्लास के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स की, यानी SCERT की। उस बुक्स में हर इंग्लिश की बुक में हर चैप्टर में एक हेडिंग होती है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। उसमें जो जो चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस करते जाइए। उसमें सिस्टमैटिक है। 5th क्लास में एडजेक्टिव शुरू हो रहे हैं तो 5th के एडजेक्टिव 6th 7th 8th में भी है। तो इस तरीके से आप पूरे बुक्स पढ़िए तो आपको ग्रामर का मसला हल हो जाता है। और उसके साथ साथ पेपर 1 में कुछ सवाल वोकैबुलरी के बारे में भी आते हैं, यानी मीनिंग पूछता। तो वैसी सूरत में इंग्लिश की हर टेक्स्ट बुक में आखिरी पेजेस पर वर्ब फॉर्म्स हैं और थोड़े फ्राई वर्ड्स हैं, थॉट्स एंड फ्राई वर्ड्स हैं 5th to 10th क्लास तक। तो वो वर्ड्स भी देख लीजिए, उसी में से बहुत ज़्यादा चांसेस है सवाल आने। तो पेपर 1 के लिए 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों पर फोकस करना होगा। अब बाज़ बात ऐसा हो जाता है कि मैथमेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो इस सूरत में अगर पार्ट 2 अर्थमेटिक और रीजनिंग के पीछे पड़े हुए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए क्या करना, जितना समझ में है वो कर लेना, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मिसाल के तौर पर इंग्लिश ग्रामर आपको ईजी लगते तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि गुरुकुल में क्या हो रहा? पेपर 1 में इंग्लिश रखने का मकसद ही वो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से और यहाँ पर आने वाले तकर्रुर पाने वाले टीचर्स की इंग्लिश बेहतरीन होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इंग्लिश ग्रामर के आते। आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने सवाल ग्रामर से पूछे गए। तो ये तो था पेपर 1 में किस तरीके से पढ़ें, इसके लिए कौन सी बुक्स ले। ऐसे रेडीमेड बुक ले सकते हैं आप। पार्ट 3 के लिए कोई ग्रामर की बुक लीजिए, रेमंड मर्फी, कोई रेमंड मार्टिन ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स। ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद है। अब पेपर 1 के बारे में किसी को डाउट है तो पूछिए, उसके बाद हम पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए, लगता है किसी को डाउट नहीं है, तो पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 देखिए कंसर्न पेडागोजी है। अब ये जो नीलकमल के
ये वो बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीएड के एग्ज़ाम पास होने के लिए काम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो बुक्स बिल्कुल नाक़िस है, बेकार है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक जो है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए वो है तेलुगु एकेडमी की। अगर से बायो साइंस वालों के लिए बुक अवेलेबल नहीं है तो इस सूरत में आप एसएमएस सीरीज की या आप कोई और बेहतर समझते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं बार बार एसएमएस सीरीज की बुक इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट में दो मटेरियल है प्राइवेट, एक एसएमएस है, एक अनु है और एक राहुल भी है। तो इन तीनों में एसएमएस बेहतरीन है, क्योंकि पिछली दफा टेट और टीआरटी में ये बुक्स बहुत मुफीद साबित हुए, इससे ज्यादा से ज्यादा शहर तलबा स्कोर कर सके। बाकी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो पेडागोजी की जब बुक लेंगे आप, टेक्स्ट बुक्स लीजिए आप, उसमें चैप्टर से और देख लीजिएगा कि वो 10 चैप्टर जो टेक्स्ट बुक्स में है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो दो बुक होंगे, दो बुक्स रहेंगे। अगर नहीं आप ओल्ड बुक ले रहे टेक्स्ट बुक्स पेडागोजी की तो एक ही बुक रहेंगी। वो बुक्स लेकर आप पेपर 2 का सिलेबस टैली कर लेके वही टॉपिक्स लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ते जाइए। वॉइस ब्रेक हो रही। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही। अब बराबर है ना? हाँ जी सुनिए, तो टेक्स्ट बुक्स लेके पेडागोजी की हर चैप्टर को, अब ऐसा समझिए कि आप बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वैसा समझ के इत्मीनान से पूरे चैप्टर्स पढ़िए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले अंडरलाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक में पढ़ते हुए, बाद में उसको कॉपी कर लीजिए नोटबुक में, और वो एक नोटबुक लेके आप हमेशा रिवीजन कर सकते हो उसका। तो पेडागोजी में ज्यादा जो फोकस करने की टॉपिक्स है वो है फर्स्ट चैप्टर, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो भी आपका पेडागोजी, इंग्लिश, साइंस वगैरह, वो हो गया। सेकेंड जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मेथड्स एंड अप्रोचेस या मेथड्स टेक्निक्स। वो उसमें से सवाल आते और उसमें से सवाल प्रिंसिपल्स के बारे में आते। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, अगर आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड के बारे में सवाल आते। तो इस तरीके से आप फर्स्ट चैप्टर और मेथड्स एंड अप्रोचेस के बारे में ज़्यादा फोकस रहना ज़रूरी है। और उसके बाद करिकुलम का जो चैप्टर है, 9th चैप्टर होगा शायद वो, उसमें से सवाल भी आ जाते हैं। और एक चैप्टर है इसमें पेडागोजी में इम्पोर्टेंट, वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है ना, इवैल्यूएशन से भी अक्सर सवाल आते हैं। तो पेडागोजी की बुक सबसे बेस्ट, वो एक बुक से आप तकरीबन 80 से 90 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं एक ही टेक्स्ट बुक से। अब आप सोचिए, पेपर 1 में 100 मार्क्स के लिए 3 चीजें पढ़नी है, पेपर 2 में 100 मार्क्स के लिए सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपका इम्तिहान में कंफ्यूजन कम रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है। आप पढ़ लेके जाएंगे, ऐसा दिखता हम पढ़े तो अरे बिल्कुल याद है, बिल्कुल आसान है, मगर इम्तिहान में जब हम शक्ल सवाल के जवाब आए थे, यानी 4 जवाब बिल्कुल करीब दिखते, हम पहचान नहीं सकते। जिस तरह से बात जुड़वा बच्चों को देख के हम आचार्य नहीं पहचान सकते नए लोगों, तो वैसे ही होता है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल आसानी से करीब का जवाब रहा तो हम सही जवाब क्या है पहचान सकते। तो उसके लिए शर्त है रिपीटेशन, रिवाइज करना, ये हो गया। और इम्तिहान में पहले सवाल डायरेक्ट आते थे क्वेश्चन, मिसाल तौर पर माइक्रो टीचिंग को किसने ईजाद किया, अब ऐसे नहीं आती। अब आपको माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग और 2-4 दे दे के जोड़ियां मिलाइए, बल्कि इधर 4 जवाब, इधर 4 और जवाब रह दे, जोड़ियां मिलाना, उसमें से एक भी गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत। तो 4 जवाब के सही सवाल थे, 4 जवाब कब दे सकते, जबकि वो सारी चीजें हमें मालूम हो और वो भी सही तरीके से। देखिए हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम तलबा तालिबात का जहन बहुत तेज होता है, मगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा नहीं कर पाते, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते। फोन तो भी डाइवर्ट कर देता, घर का पुकारा तो भी डाइवर्ट करता, यानी तो कोई और चीज डाइवर्ट करती है। तो डाइवर्जन जो है
का ध्यान सामने रखना। इसलिए हम इसी के साथ सिस्टम तरह रहता है। देखिए जंग लड़नी हो या कोई चीज़ करनी हो तो सिस्टम करेंगे तो आप कामयाबी यकीनी होगा, 100% कामयाब हो सकते हैं। ये हो गया पेपर 2 का मसाला। अब जो पेपर 3 है, जो सबसे अहम है, पेपर 3 क्या है? आप जो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट का कंटेंट आता है। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट बुक्स के पूरे का पूरा सिलेबस आता, वैसा कुछ भी नहीं है। आप सिलेबस देखिए पेपर 3 का और ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है उसमें, और वो टॉपिक्स में टेक्स्ट बुक्स में से कौन से टॉपिक्स, तो वैसे सूरत में आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक सोशल स्टडीज 9th क्लास का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक पिक्चर है, देखिए। तो यहाँ पर रिजर्वायर और परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर है। इसमें से एक सवाल हमेशा आता, तो मेरा यहाँ पर ये जाहिर करने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ते वक्त ऐसे टेबल्स और जो कलरफुल जो बात चीजें होती हैं उसको मुतवज्जे होकर देखें और उसको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर भी वही तरीका इख्तियार करना, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना या कोई और बुक भी पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर भी देखिए अब लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। तो इस तरीके के जो कलरफुल पिक्चर्स टेक्स्ट बुक्स में होते वो पढ़ना। अब यहाँ पर अगर से आप टीजीटी सोशल साइंसेस है, समाज विज्ञान से लिख रहे हैं आप टीजीटी, तो पूरे टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे टॉपिक्स टेक्स्ट बुक में जो है वो पूरे के पूरे टीजीटी या पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, जो है वो पढ़ लीजिए। पेपर 3 के लिए भी तेलुगु एकेडमी की बुक्स है। मिसाल के तौर पे गुरुकुला मैथमेटिक्स फॉर मेन एग्जाम या गुरुकुला मेन सोशल स्टडीज, ऐसे बुक्स है, वो बुक्स भी लीजिए। और बुक में क्या है, पूरा कंटेंट नहीं है, तकरीबन है, पूरा का पूरा नहीं। फिर उसके लिए हमें ट्रायल टॉपिक हेल्प लेनी होती है, यानी कोई और, जैसे मिसाल तौर पर या सीनियर सीरीज की बुक ले लीजिए पेपर 2 और 3 के लिए, तो उसमें से आप पढ़िए, ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती हम लोग से होती है, पहले क्या करते हम लोग, नोटिफिकेशन ना पढ़ते, अपना सिलेबस देखते। पहले क्या देखते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता, सवाल देख के परेशान हो जाते। जब हम सिलेबस ही नहीं पढ़े पूरा, सवाल देख के क्या करते हैं, सवाल से कुछ फायदा नहीं होता। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते, ये पूरी की पूरी हमारी तैयारी होने के बाद, यानी मिसाल के तौर पर आप 2 महीने से पूरा पढ़ रहे, पूरा सिलेबस हो गया, रिविजन भी हो गया, तो वैसी सूरत में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मल्टीपल चॉइस क्विज देखें तो जब आपको अंदाजा होता कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ और क्या करना बाकी है। अगर से वो सबसे लास्ट में आने वाली चीज़ MCQ अगर आप पहले ले लेके बैठे तो पूरा उल्टा हो जाता मामला। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मत देखिए, पहले चैप्टर समझिए, पढ़िए, फुर्सत है तो नोट्स बनाइए, फुर्सत नहीं है तो अगर से आपकी मेहनत में कमी रही तो फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता जब फिर लिखना पड़ता। तो यहाँ पर कम से कम रोजाना अगर से आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपकी कामयाबी यकीनी है। 8 घंटे पढ़ते का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे ले लेके बैठे कुछ समझ नहीं आ रहा, रख दिए। वैसे अच्छी तरह से पढ़ना है, मटेरियल अपने साथ रखिए और पढ़िए। 5 किस्म की सोसाइटीज़ है और 5 किस्म की सोसाइटीज़ में बाद सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम लोग तमाम मुस्लिम हैं और बेशतर ख़वातीन हैं, घर की जिम्मेदारियाँ रहती, इसलिए ऐसे स्कूल्स ऐसे सोसाइटीज़ देखना जो हमारे लिए टेंशन का बायस ना बने, बिल्कुल आराम से स्कूल रहना वो और गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना। मिसाल के तौर पे अब देखिए आप इंग्लिश में सोशल में प्राइवेट में स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 4:30 तक, तो वही BC वेलफेयर में सुबह 7:15 से 5 बजे तक है। तो यहाँ पर मुश्किल है कि आपको अगर कोई नॉन लोकल है, थोड़ा दूर से अप एंड डाउन कर रहे हो, तो इस सूरत में अगर जाना आना मुश्किल हो जाता। BC वेलफेयर में नाइट ड्यूटी जो है हफ्ते में 3 दिन है और दूसरे सोसाइटीज़ में हफ्ते में 2 दिन। अभी हफ्ते में 3 दिन जो है वो 7:30 से रात में 9:30 तक, दूसरे सोसाइटीज़ में जैसे सोशल वेलफेयर में 7:30 से 9 बजे तक। माइनॉरिटी स्कूल्स में
ये ड्यूटी जो है 6:30 से 7:30 तक, 7:30 बजे फ्री आप, 7:30 बजे घर चले जा सकते हैं आराम से। दूसरी सोसाइटीज में किसी में 9 बजे, किसी में 9:30 बजे, किसी में 10 बजे भी है। क्योंकि जब दिसंबर में रिविजन शुरू होता, जब ये जो नाइट ड्यूटी का टाइम है, अगर आप पीजीटी है, जेएल है, तो आपको 10 साढ़े 10 बजे तक रहना पड़ता। तो वैसी सूरत में बीसी बिल्कुल 3 दिन आप 10:30 बजे तक वहाँ रहना पड़ता, फिर सुबह 7:15 उठ के भागो, तो सारी मुश्किलात है। इसीलिए कभी भी पोस्ट या वैकेंसी देख के प्रेफरेंस नहीं देना। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है वो बोलिए आप। तो वैसे स्कूल में क्या देखना, अच्छे स्कूल, क्योंकि इससे पहले माइनॉरिटी स्कूल्स में, टिमरीज में फिजिकल काउंसलिंग रखी गई, यानी सिलेक्शन होने के बाद बुला के बिठा के अब बोलिए आप कौन सा स्कूल होना ले लो। तो वैसे स्कूल के लोग क्या करें, घर के आजू बाजू लोकल के स्कूल से नहीं, बाकी सोसाइटीज़ में ये मौका नहीं दे के वो लोग क्या करें, डायरेक्ट कल सुबह आओ, आके अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले जाओ, और वो अपॉइंटमेंट में जो स्कूल है वो अपनी मर्जी का नहीं, उनकी मर्जी से दिए बोले। तो उस वजह से क्या हुआ, निज़ामाबाद हैदराबाद की टीचर्स की पोस्टिंग निज़ामाबाद में हुई, नलगुंडा वालों की निज़ामाबाद में हुई, और थोड़े खम्भों वगैरह वो लोगों की हुई, मंशियाल वालों की हुई, और थोड़े लोग यहाँ से महबूबनगर चले गए। तो ये सारी परेशानी आ रही थी, जॉब तो आ जाएगी, स्कूल दूर मिल जाएगा, क्या करते हो स्कूल में घर डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब। तो इसीलिए कहा गया कि टिमरीज माइनॉरिटी सोसाइटी काम के एतबार से अच्छी है, पूरे स्टूडेंट्स मुस्लिम रहते, माहौल मुसलमानों का है, नमाज के लिए वक्त है, नमाज की आज़ादी है, रोज़े नमाज की हर चीज़ की आज़ादी है, सहर इफ्तार, फिर बकरीद के लिए छुट्टियाँ, रमज़ान की छुट्टियाँ मिलती। बाकी सोसाइटीज़ में सारी चीज़ें नहीं मिलती आपको। बाकी सोसाइटीज़ में आपको नमाज़ पढ़ने के लिए मुश्किल होती है, और यहाँ पर आप बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ सकते हो, तो दीनी माहौल रखता है। इसीलिए टिमरीज बार मैं फोर्स कर रहा था कि टिमरीज को पहले रखिए। अगर पीजीटी में टिमरीज नहीं है तो मैं सोशल वेलफेयर और टिमरीज, ये दो ऐसी सोसाइटीज है जो गवर्नमेंट के रूल्स फौरन फॉलो होते, बीसी वेलफेयर फॉलो नहीं। और REIS जो है सोसाइटी जो टीजीटी में है, उसके स्कूल बहुत कम है, दूर दूर है। अब मिसाल के तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल है, तो वही सोशल वेलफेयर के, माइनॉरिटी के, बीसी वेलफेयर के, ये 3 सोसाइटीज के स्कूल्स हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर सोसाइटी के 2 स्कूल है, यानी 2 बीसी वेलफेयर के, 2 सोशल वेलफेयर के, 2 ट्राइबल, 2 माइनॉरिटीज के, ऐसा। और माइनॉरिटी स्कूल ज़्यादा हैदराबाद के आसपास मौजूद है, 30 से 40 स्कूल वहाँ पर है, और बाकी 204 में से 174 स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में है, और हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कूल है। और माइनॉरिटी में टेंशनलेस है जॉब कंपैरेटिवली दीगर सोसाइटीज के। तो यहाँ तक तो मुझे बोलना था। अब आप लोग बोलिए, कुछ बोलना है, पूछना है, क्योंकि आप लोगों के से सुनना ज़रूरी है, तो तभी जाके मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। बिला झिझक पूछिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर अभी जो सोसाइटीज के बारे में आप बोले ना, तो जी वो मतलब एग्जाम्स के बाद जब अपना सिलेक्शन होगा तो तब सेलेक्ट करना रहता है? नहीं, पीजीटी जेएल के लिए आप ऑलरेडी सिलेक्टेड दिए फॉर्म अप्लाई करते हुए, अच्छा। आप ऑप्शंस दिए ना, प्रेफरेंसेस। हाँ। अब मिसाल के तौर पे एक एस्पिरेंट क्या करे, और एक बीसी वेलफेयर 40 सीटा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 40 है, उसको पहले देंगे बोलकर बीसी वेलफेयर पहले दे दिए, और माइनॉरिटी में 20 सीटा है, उसको सेकंड देंगे बोल के वो सेकंड ऑप्शन दिए। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, उन्होंने टॉप 20 में आ गए, यानी उनका रैंक 20 है, तो उन्होंने माइनॉरिटी अगर सिलेक्ट करते थे तो माइनॉरिटी मिलता था पहले उनको, अगर उन्होंने क्या करे, बीसी वेलफेयर सेलेक्ट करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके अलॉटमेंट बीसी वेलफेयर में हो जाता। अगर मिसाल के तौर पे ऐसा समझिए कि आपका रैंक 21 है, 21 रैंक है, माइनॉरिटी में सिर्फ 20 सीट्स है, तो वैसी सूरत में आप कैसा भी मिलने वाला नहीं है माइनॉरिटी, क्योंकि आपका रैंक 21 है और 20 पोस्ट है। हाँ, अगर वो 20 रैंक्स में जो 20 मेंबर्स आपसे ऊपर है, अगर उसमें से कोई दूसरी सोसाइटी लिया, टीवीज में खाली रहा तो मिलता, लेकिन वही अगर आप टीवीज पहले देते, आपका रैंक अच्छा आ गया, तो वही सूरत में टीवीज ही पहले मिलता आपको। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा जो है वो देखते, उसके बाद क्या करते, यार यहाँ सीट खाली नहीं है ना, सेकंड प्रेफरेंस क्या दिए थे ना, वहाँ आ जाता, वो भी नहीं था, थर्ड प्रेफरेंस क्या दिए वैसा, तो ये 5 प्रेफरेंसेस तक देखते, ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, कोई बैठ के नहीं करते, ऑटोमेटिक आपके रैंक
और मार्क्स के हिसाब से ऑटोमेटिक सोसाइटी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा है। और टीजीटी वालों के लिए प्रेफरेंस आपने ही पूछा, ये लोगों को मेरे ख्याल से एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से पहले पूछता। 2017 में ऐसा ही हुआ था। जी बताइए कुछ और। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर अभी ये 300 मार्क्स का पेपर रहता ना सर, ग्रुप जी ए हाँ। का, तो इसमें से जॉब आने के लिए कितने मार्क्स लाना सर? अब देखिए, अगर से आपका सब्जेक्ट फिजिकल साइंस है तो अबाउट 200 में इंशाल्लाह लेडीज के लिए जॉब आ जाती। अगर सोशल स्टडीज है तो अबाउट 220। अगर उर्दू के दूसरे लिए सर? सब्जेक्ट्स, उर्दू के लिए तो उर्दू का मसला ऐसा है, टीजीटी है तो आप 170 180 तक भी आ सकती है। बायो साइंस के लिए सर? बायो साइंस के लिए देखिए, लेडीज के लिए 65 to 70% के बीच में रहता है, यानी 70 के लिए तो 210 190। मगर आपका टारगेट ये नहीं रहना। मैथ्स के लिए सर? मैथमेटिक्स देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में 75 to 70% मार्क्स ला रहे तो इंशाल्लाह जॉब श्योर है। सर इंग्लिश के लिए कितने होना है सर मार्क्स? इंग्लिश के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता, क्योंकि इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है। अगर चल फीमेल है आप, अब फिर वो डिपेंड रहता पोस्ट के ऊपर। अगर आप पीजीटी के लिए लिख रहे, जेएल के लिए लिख रहे, समझो 240 अबव है ना। जेएल और पीजीटी के लिए दोनों के लिए सेम रहता है 240, सर? हाँ सेम रहता है, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन है ना, कॉम्पिटिशन सेम रहता। वो टीजीटी के लिए क्या है, 220 230 तक सेफ जोन में है आप। अब उसके बाद सर उर्दू के लिए बोलिए ना प्लीज। बोला ना, उर्दू के लिए टीजीटी है आप तो 210 के ऊपर लाइए। और अगर जेएल लिखना है तो 240 लिखेंगे। जेएल में बास पीएचडी स्कॉलर्स भी एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उन लोगों की नॉलेज आपकी नॉलेज में जरा थोड़ा सा फर्क रहता है। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि 80% मार्क्स लाना है तो 70 आते, नहीं मेरे को 70 लाना है तो 50 आते, फिर देखते बैठना पड़ता। ऐसा है। मार्क्स की फिक्र छोड़िए, आप जितनी मेहनत कर सकते वो करिए। वैसे और पूछिए कुछ। सर सर टीजीटी अगर के लिए सीटेट में 78 मार्क्स आए तो अप्लाई नहीं कर सकते सर? मेरी बात सुनिए, सीटेट पास होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी है तो 83, अगर आप बीसी ओबीसी नहीं है तो 90। बीसी से है सर? बीसी ओबीसी में आता, नहीं सर। नहीं आता तो 90 मार्क्स। सर बीसीई में पोस्ट नहीं है ना सर, तो जनरल में बीसी, आते सर। हाँ इसमें ओपन कैटेगरी, ओसी की जो पोस्ट है ओपन कैटेगरी, उसमें जो सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पे होता है। क्योंकि यहाँ पर एक रिजर्वेशन का रूल है, जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर समझिए मैं बीसीयू का कैंडिडेट हूँ और मेरा स्टेट सेकेंड रैंक है, तो वही सूरत में क्या करते हैं वो लोग, मेरिट बेस पे मेरे को बीसी में पोस्ट नहीं देते, ओसी के ओपन कैटेगरी की पोस्ट में पहले मिल जाती। ऐसा है। और कोई सर ये सर परसों एक ग्रुप साथ में आएंगे सर? जी, एक 1 बाय 1 पूछिए ना। सर परसों ग्रुप में बोल रहे थे ना सर 75 अबव आए तो भी सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए बोल के। कौन बोले? मैं बोला ना। ग्रुप में डाले सर कोई, वो बिल पास हो गई वो नहीं हुआ नहीं बोल के। नहीं, ये सारी चीजें मुझे तो पता नहीं है। जियो सर, मेरे को ग्रुप यही में मालूम है। ग्रुप में मैसेज आया नहीं था तो फिर हम अप्लाई कर रहे थे सर, फिर अब क्या करना हाँ, सर? मैं सुनिए सुनिए सुनिए, मैसेज एक मैं डाला था ग्रुप में, वो ये लिखा हुआ था कि ट्राइब से रिक्वेस्ट करे कि जिस तरीके से टी स्टेट में 75 मार्क्स है तो सी टेट में भी तो 75 रखिए। उसके लिए एप्लीकेशन दे के आए वो लोग, अभी तो उसका कुछ जवाब नहीं दिए। आवाज उसके कट बारे रही में सर। उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो वैसी सूरत में जो पीजीटी और जेएल दोनों नहीं लिख रहे, सिर्फ पीजीटी के लिए चांस था और मार्क्स कम है, तो वैसी सूरत में वो लोगों को ये कहा गया कि अप्लाई करके लिखिए। ये कंफर्म नहीं है, हुआ तो आपको जॉब मिल सकती, नहीं हुआ तो कुछ नुकसान नहीं होता। बस ये था। सर ये 3 पेपर्स भी एक साथ रहेंगे सर, एग्जाम कैसा रहेगा? आज पेपर 1 रहता, कल सुबह में पेपर 2, कल दोपहर में पेपर 3। तो 3 पेपर्स भी लिखना रहता सर?
हाँ बिल्कुल, अगर आप 3 लिखेंगे तो आप काउंट में आते, 3 पेपर नहीं लिखेंगे तो आपका गिनती में नहीं आता। नहीं, इससे पहले नहीं था ना सर, फर्स्ट पेपर सेलेक्ट हुए तो मेंस था ना वैसा। कब था वो? इससे पहले कब था वही, कब था? 2018 में वैसा नहीं था, 2017 में था, वो हो गया। 2017 में था सर। सुनिए, 2018 से वैसा नहीं है। सेलेक्ट है उन लोगों को कर रहे थे ना 2000 सर सेलेक्ट। सुनिए, 2018 से और अब जो 2023 में नोटिफिकेशन है उसमें आपको 3 पेपर लिखने हैं। 3 पेपर के मार्क्स मिला के आपका रिजल्ट आता है। मिसाल तौर पे किसी को पेपर 1 में 5 मार्क्स आए, पेपर 2 में 90 आए, पेपर 3 में 90 आए, तो दोनों को मिला के 185 करते, तीन पेपर्स के मार्क्स मिला के, वैसा है। तो उससे फायदा आपका है, तो एक पेपर में कम ज्यादा है तो भी आपको फायदा होगा। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर टीएसपीएससी जेल के बारे में कुछ बोलिए ना सर, उसका पैटर्न और बस इसकी स्टडी कैसे करना। देखिए मैं तो बता, टीएसपीएससी जेएल में पहले तो पोस्ट कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता, और इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप कंपेयर करिए कि टीएसपीएससी जेएल में पोस्ट ज़्यादा है या गुरुकुल में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा है उसमें फोकस करिए बस। नहीं सर, वो हम नहीं लिख सकते गुरुकुल का, क्यों तो बीएड का 4th सेमेस्टर हमारा कंप्लीट नहीं है। तो वैसी सूरत में आप क्या करिए, कोच ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो हो रहा ना, जो कॉम्पिटिशन में रहेंगे आपके हमारे वैसे लोग नहीं रहते, वो लोग यूनिवर्सिटी टॉपर्स और कैंपस के स्टूडेंट्स रहते जो 3-4 सालों से रूमों में बैठ के पढ़ रहे, उनसे मुकाबला है हमारा। तो वही सूरत में मुकाबला बराबरी का होना है, तो हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। कोचिंग बेस्ट, कोचिंग बेस्ट। फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी कोचिंग नहीं दे देना सर, ऐसा मालूम पड़े। कौन सा पेपर 1? फर्स्ट पेपर ये जेएल का कौन सा? गुरुकुल 2 या पेपर है तो टीएसपीएससी का? टीएसपीएससी का बोल रहे हैं हम। और फर्स्ट पेपर कोचिंग क्यों कोई भी नहीं है तो उसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना, खुली बात है। कौन सी बुक लिए तो अच्छा रहता है जिसमें फर्स्ट पेपर का पूरा कंप्लीट मवाद मिल सकता है। अब ऐसी ख्वाहिश पूरी होने के लिए मुश्किल है, अभी तो नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बोलिए। सर ये जेएल पहले अप्लाई करे थे, उसका एग्जाम जी? पहले रहेगा सर और कब रहेगा सर? क्योंकि क्या अभी तो क्या डेट फिर से तो नहीं पूछिए, आई। फिर से पूछिए। जी जेएल जो पहले अप्लाई करे थे जूनियर लेक्चरर, हाँ, इंग्लिश के आए हैं ना, जेएल का वो जेएल लापता है, 10 दिन एग्जाम्स हुए तो गुरुकुल से पहले या गुरुकुल के बाद होते हैं बस। जेएल का बात रहेगा। हाँ हो सकता है ना, टीएसपीएससी है वो, सालों चलते उसके एग्जाम्स, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि गुरुकुल पे फोकस करिए। अच्छा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, बोलिए भाई। सर। एक सवाल हमारा ये था कि सीटेट के लिए जो है ना सर, क्या कौन से नोट्स और उसको क्या पढ़ना चाहिए सर, और कौन से सिलेबस ये टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए सर? टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ना सीटेट के लिए, अरिहंत या उपकार सीरीज, 2 सीरीज में से कोई एक सीरीज की बुक खरीद लीजिए, रेडीमेड मिलती मार्केट में, और यूट्यूब पे हिमांशी शर्मा की वीडियोस अवेलेबल है, वो 2 देखिए। और सीटेट का जो सिलेबस है वो टेट से आसान रहता, देखिए आप, ठीक है जी सर। गुरुकुल में नेगेटिव मार्क्स रहते क्या सर? हाँ, गुरुकुल में नेगेटिव मार्क्स है, अगर से आप 4 सवालात गलत कर ले तो वैसी सूरत में 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। सर पूरे 3 पेपर्स में भी सर, ओनली फर्स्ट पेपर में सर? ये नहीं, पूरे पेपर्स में, 3 पेपरों में 4:1 है सर। ठीक। हाँ, तो मिसाल के तौर पे ऐसा समझिए कि अगर आपको कंफर्म है कि 80 मार्क्स आ रहे पेपर में, 70 आ रहे, तो वैसी सूरत में नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आंसर्स नहीं आ रहे उसको छोड़ दे के आ जाना बेहतर है। नहीं, अब भरोसा नहीं है कितने नंबर आते, 30-40 आते होंगे, अब भरोसा ही नहीं है, तो वैसी सूरत में एक लॉजिक ये है कि 4 क्वेश्चंस को सेम आंसर देना। मिसाल तौर पे एक ये समझिए 4 में, तो कम से कम 1 सही रहता, तो 1 मार्क आ जाता, और 3 गलत हो गए तो 0.75 कट जाता, 0.25 का फायदा होता। अगर किस्मत अच्छी रही तो बाज वक्त 2 जवाब सेम रहते, तो जब 2 मार्क्स आ जाते और 0.5 कट जाता, 1.5 मार्क्स का फायदा होता।
ये टेक्निक भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जब आपको मालूम हो गया कि ये पेपर बहुत टफ है, मेरे को 40-50 नंबर से बढ़ के भी नहीं आते, तो ऐसी सूरत में ऐसा कर सकते हैं। नहीं आप श्योर है 70 अबव मार्क्स आ रहे, 70 क्वेश्चन करेक्ट है, तो इस सूरत में ये काम नहीं करना। सर ये टीजीटी सोशल के लिए भी एलिजिबल है सर? टीजीटी सोशल आपने को सर पेपर उर्दू में आता सर, मैं तो इंग्लिश में जाता सर पूरा। पूरे के पूरे पेपर्स आपको इंग्लिश में आएंगे, पेपर 1, 2, 3 सिवाय उर्दू छोड़ के सर एक बार सबको बुक्स के बोलिए ना सर। सर एक बार बुक्स के बोलिए ना सर, पब्लिकेशन और वीडियोस। तेलुगु एकेडमी की पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, और यस एंड यस सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए 2 भी लेना। तेलुगु एकेडमी की भी 2 बुक्स लेना और यस एंड यस सीरीज की बुक्स लेना, 2 लिए तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर नेगेटिव मार्क्स का फिर एक बार बोलिए ना, समझ में नहीं आया। 1:4 बोले। नेगेटिव मार्क्स में 4 जवाब अगर गलत करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता, 1 मार्क। अगर से आप इत्तेफाकी तौर पे आपको मालूम हो गया कि सिर्फ 30-40 का जवाब सही करें, बाकी गलत करें, ऐसा अगर वैसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, 4 जवाब जो आपको नहीं आते सेम आंसर दे सकते हैं, यानी ए 4 को भी ए या बी दिए समझिए, उसमें से एक तो सही रहता कम से कम, तो 1 मार्क आ जाता आपको, और 3 गलत गए तो -0.75, तो 0.25 का फायदा होता। अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 जवाब सही रहे तो 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स का फायदा होता। 3 अच्छे रहे तो 3 मार्क्स आ जाते, 0.25 चले जाता, तो 3.75 का फायदा होता। सर ये जेल उर्दू के कितने मार्क्स होते सर? 320। सुनिए, सबके लिए 300 है और डेमो के लिए अलग से 20 मार्क्स। सर डेमो सबको रहता? डेमो के बगैर आप स्कूल में नहीं आ सकते। नहीं सर, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, या फिर हर एस्पिरेंट को रहता? जो टॉप रैंकर्स है 1:2 या 1:3 को बुलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे जेएल की 50 वैकेंसीज है ना, तो टोटल 150 मेंबर्स को बुलाते, 150 का डेमो लेके 50 लोगों को सिलेक्ट करके बाकी लोग घर को भी जाते। तो इसीलिए टीजीटी पीजीटी पे ज्यादा फोकस करिए, उस सिलेबस इजी है और डेमो नहीं है, डायरेक्ट में तो कोर्स ही नहीं है सर। टीजीटी में है ना ट्रेंड ग्रेजुएट, उस पे फोकस करिए। हां पर टेक्निक है सर ऐसा। सर ये पैटर्न सर ओनली तेलुगु इंग्लिश में जाता सर अपने को फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर से? सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश, उर्दू में खाली ओनली उर्दू का जाता सर, बाकी पूरा तेलुगु इंग्लिश बस। उर्दू में जेएल और टीजीटी उर्दू के लिए उर्दू में आता, पेपर 2 और 3 उन लोगों को पेपर 1 भी इंग्लिश में आता। जी सर। सर बायोसाइंस के लिए बोलिए ना सर, प्रिपरेशन कैसे करें? सर एक क्वेश्चन था सर। मेरा माइक्रोबायोलॉजी है पर वहाँ पे मेरे को माइक्रोबायोलॉजी नहीं बता रहा सर। तो जेएल में तो मैं बॉटनी डाल दी क्योंकि डिग्री और पीजी में मेरा बॉटनी था, तो मैं बॉटनी कर रही हूँ ना सर। आप एलिजिबल है, आप पीजीटी जनरल साइंस बायोसाइंस के लिए एलिजिबल है, पीजीटी बायोसाइंस के लिए एलिजिबल है, और जेएल में आप जो पीजी करे उसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी नहीं बता रहा सर। मेरा माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। दूसरा बता रहा ना हूँ, तो हाँ बॉटनी है तो मैं बॉटनी अप्लाई कर दे रही। कुछ नहीं होता, आप पीजीटी पे फोकस करिए, जेएल से कम। और कोई बायोसाइंस की बुक्स वगैरह वो रहते ना, कोचिंग सबसे बेस्ट। कोचिंग नहीं लिए तो तेलुगु एकेडमी के पेपर 2 पेपर 3 के लिए बुक्स, और साथ ही साथ यस एंड यस सीरीज के बुक्स, ये सब सब्जेक्ट के लिए, सब पोस्ट के लिए सेम कॉमन। जी सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर वो अभी वो जो सीरीज के क्या जेएल के लिए टीजीटी पीजीटी के हर एक के लिए टेट या सीटेट कंपलसरी है? सिर्फ टीजीटी के लिए टेट या सीटेट जरूरी है, पीजीटी जेएल के लिए नहीं है। सर वो बायोसाइंस की नेम बोलिए सर। यस एंड यस सीरीज एक ही नाम है ना, और तेलुगु एकेडमी। सर ये तेलुगु बुक्स है सर? ये तौबा नहीं होते तेलुगु बुक्स। तेलुगु एकेडमी पब्लिकेशन हाउस का नाम है, जो बुक्स तेलुगु इंग्लिश उर्दू तीनों में पब्लिश करती, गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस है ये तेलुगु एकेडमी। इसीलिए बीएड में ये बुक्स नहीं पढ़े हम, ये वो कॉलेज से कर लिए, इसलिए मालूम ही नहीं है सारी चीज़ें। तो तेलुगु एकेडमी जो है पब्लिकेशन का नाम है। सर वो अभी सीरीज का नाम बोले थे ना सर, सीटेट में जो परचेस करने हैं
पढ़ने के लिए वो सीरीज का नाम बोलिए ना। आप एक व्हाट्सएप करिए, मैं कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। वालेकुम। सर एग्जाम डेट कब रहेगी सर? ये मोस्ट प्रोबेबली अगस्त। ये टीजी में अगर इंटरव्यू सर्टिफिकेट रहेगा तो कितने मार्क्स लाना होगा सर? टीजीटी फिर से पूछिए। टीजीटी मैथ्स 70 ईडब्ल्यूएस। हाँ ईडब्ल्यूएस 70 एबव, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में पूरे शार्प कैंडिडेट। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलिए। जी टीजीटी सोशल के लिए पेपर 1 के लिए क्या बुक्स प्रेफर करना चाहिए? पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। पेपर 1 के लिए आप यस एंड यस सीरीज की बुक ले ली, तो उसमें तीनों चीजें मौजूद है। जीके है, जनरल और है सो एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश भी है। तेलुगु एकेडमी की नहीं है सर इसमें पेपर 1 का? पेपर 1 की तेलुगु एकेडमी में है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स है। जी। और पेपर 2 पेपर 3 के लिए तो तेलुगु एकेडमी ही तेलुगु अच्छा है। एकेडमी और यस एंड यस सीरीज 2 भी लेना। 2 भी लेना सर ये 2 भी लेना है, क्योंकि यस एंड यस सीरीज में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसों की फिक्र नहीं करना, ले लेना जरूरी है। अच्छा, अपन सर, ये रीडर्स बेसिक के थ्रू भी जा सकते हैं सर? जी रीडर्स के थ्रू भी जा सकते हैं क्या? रीडर्स के थ्रू गए तो बहुत लॉन्ग वॉक है, पैदल गए वैसा रहता हो। जी। आप सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स रीडर में से पढ़ सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। एक मिनट, तो पेपर उर्दू का जेएल के लिए सर पेपर 1, 2 और 3 उर्दू में रहेंगे सर? पेपर 1 सबके लिए इंग्लिश में रहेगा, उसकी तो हम लोग कोशिश ही कर रहे थे सारी। हाँ। और पेपर 2 और 3 उर्दू में रहेगा। पहले तो इंग्लिश में अगर उर्दू के टीचर परफेक्ट नहीं रहे तो वहीं कट जाते वो लोग, आगे जा ही नहीं सकते। जी तो जी जी उर्दू के टीचर्स को भी जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर और जीके आना कंपलसरी है। जी। अच्छा सर, और एक बात, तो ये पेपर 3 में यूनिट सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट है सिलेबस में, क्या वो सही है सर? हाँ, अगर आप पीडीएफ देख रहे ट्राइब की वेबसाइट से तो करेक्ट है। नहीं सिलेबस, हाँ जी हाँ, पीडीएफ निकाली मैं, तो 7 सही है। से स्टार्ट है, जबान की हैसियतें से स्टार्ट है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी है, देखिए आप, इंग्लिश में भी है और एक पेपर। हाँ हाँ, उसके नीचे और एक है और 4 सेक्शन से होंगे। जी हाँ, वो सिलेबस जो भी किया उन्होंने वही। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर बीएड में उर्दू मेथड से करे तो क्या हम टीजीटी के लिए उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बीएड में उर्दू मेथड है ना, और डिग्री में 3 साल उर्दू एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज नहीं। यानी तो बीए उर्दू रहना, यानी तो एमए उर्दू लिटरेचर रहना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर। और जो लोग टीजीटी पीजीटी जेएल इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं नोट्स आने वाले हैं, प्रिपेयर्ड नोट्स, वो मैं फॉरवर्ड करूँ। देखिए, ये हम लोगों का एक इन्फिनिट लर्निंग बल्कि एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम इससे पहले टेट की फ्री कोचिंग भी दिए थे, और फ्री कोचिंग में हाईएस्ट मार्क्स 117 आए, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आए स्टूडेंट्स को। और उसके बाद हम डीएससी की भी कोचिंग दिए, और फिलहाल टीजीटी के लिए सभी सब्जेक्ट्स की दे रहे ऑनलाइन कोचिंग, और उर्दू में टीजीटी और जेएल ये दोनों कोचिंग दे रहे। तो जो एक्सपर्ट्स टीचर्स है, फैकल्टीज है, वो पीएचडी स्कॉलर्स है और यूनिवर्सिटी में काम कर चुके वैसे असातिज़ा हैं यहाँ पर, और एक्सपीरियंस है। और आप जो भी सब्जेक्ट के हो, अलीम साहब से कांटेक्ट करिए। क्या हो रहा, अक्सर लोग खाली पूछ रहे, ज्वाइन नहीं हो रहे, उस वजह से क्लासेस शुरू नहीं हो पा रहे। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए 15 से 20 लोग जमा हो जाते तो फिजिकल या ऑनलाइन 2 भी कोचिंग शुरू हो सकती। तो